हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मैट्रिसेस चैप्टर का जो इन्वर्स निकालना है वो सीखेंगे। सो क्वेश्चन इज इफ ए इक्वल टू 4 3 3 2 फाइंड ए इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड। सो देखिए, सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है इसका हमें क्या निकालना होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालना कुछ नहीं है, जो भी मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लेते हैं। ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट से मैंने इसको बार ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिया। सो देखिए, ये मेरा हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब जैसे ही मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से इसको बार ब्रैकेट में कन्वर्ट किया और मैंने इसका एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लिख दिया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स के रूल्स के थ्रू इसको हम एक्सपांड करते हैं। तो देखिए, इसको कैसे एक्सपांड करना है। ऐसे हम 4 × 2 -3 × 3, तो ये क्या आ जाएगा, 4 2 = 8 -3 3 = 9। सो दिस इज इक्वल टू -1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा क्या आ गया, -1। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है तो उसका इन्वर्स आप फाइंड नहीं कर सकते। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट क्या है, -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने वाला है आगे। तो मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो भी मैट्रिक्स है उसमें डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दो। मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा के इसको हम बार ब्रैकेट्स में लिख देंगे, तो ये मेरा डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। और जैसे ही ये मेरा डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, तो जो भी डिटर्मिनेंट के एक्सपांशन के रूल्स हैं वो हम अप्लाई करके इसको एक्सपांड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं ये नॉन ज़ीरो आता है कि नहीं। यस, इट इज़ नॉन ज़ीरो, तो आगे इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ऑल को फैक्टर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो देखते हैं, को फैक्टर निकालते हैं। तो हर एलिमेंट का को फैक्टर निकालना है। सो वी विल फाइंड को फैक्टर ऑफ 4। तो को फैक्टर ऑफ 4 को हम क्या लिख सकते हैं, C11 फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, सो को फैक्टर ऑफ 4 दैट इज C11 इक्वल टू, तो देखिए कैसे निकालेंगे को फैक्टर। को फैक्टर इज व्हाट, को फैक्टर इज अ माइनर विथ इट्स प्रॉपर साइन। ठीक है, तो को फैक्टर क्या होता है, को फैक्टर एक माइनर ही होता है, बट उसमें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर साइन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक साइन पैटर्न लिख देती हूँ, प्लस माइनस एंड माइनस प्लस। ये मेरे, सॉरी दिस इज, ये बार ब्रैकेट सी है। ओके, तो देखो, फर्स्ट एलिमेंट का अगर हमको माइनर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे इसको, इस पर्टिकुलर जिस भी एलिमेंट का आपको को फैक्टर निकालना है उस पर्टिकुलर रो और कॉलम को हाइड कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने 4 से रिलेटेड रो और कॉलम को हाइड कर दिया तो मुझे मिला 2। ठीक है, अब देखिए साइन पैटर्न जो है उसमें जो एलिमेंट है 4, उसकी साइन क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये मेरा +2 आ गया। वैसे तो प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे प्लस होता है तो इस तरीके से ये प्लस आ जाएगा। तो को फैक्टर ऑफ 4 क्या आ गया मेरा, +2 आ गया। ठीक है, नाउ द को फैक्टर ऑफ सेकेंड एलिमेंट देखते हैं 3। ये हो गया C12। ओके, तो देखिए कैसे निकालेंगे, इस पर्टिकुलर रो को और इस पर्टिकुलर कॉलम को। 3 कहाँ पे आ रहा है, देखो 3 मेरा आता है, एक मिनट, हाँ 3 आपका आता है पहले रो में आ रहा है 3, और दूसरे कॉलम में आ रहा है। तो उस कॉलम को भी हाइड कर देना है हमको और उस रो को भी हाइड कर देना है। और जैसे ही आप इस रो एंड कॉलम को हाइड करते हैं तो क्या बच रहा है, देखिए 3 बचता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेरा को फैक्टर आ गया 3। ओके, अब मुझे बताओ, ये जो सेकेंड एलिमेंट है 3, इसका साइन पैटर्न में साइन क्या है, नेगेटिव है। ये हो जाएगा -3। नाउ को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो में आ जाती है कि फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। नीचे आते हैं सेकेंड रो में, को फैक्टर ऑफ 3, तो ये हो गया C21। सेकेंड रो में आ गए हम लोग। तो देखिए सेकेंड रो में आए हैं तो देखो 3 कहाँ पर है, फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो में। ठीक है, ऐसे हाइड कर देना है आपको। तो यहाँ पे क्या बचता है, देखो यहाँ पे आता है 3, तो मैंने 3 लिख दिया। अब साइन पैटर्न में ये वाला जो सेकेंड रो का ये जो एलिमेंट है 3, ये वाला जो एलिमेंट है इसकी साइन क्या है, देखिए यहाँ पे माइनस है, मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे। ना को फैक्टर ऑफ
मतलब ये हमारा C22। तो कोफैक्टर ऑफ 2 कैसे निकालेंगे? देखिए ये वाली रो है और ये वाली कॉलम है, तो देखते हैं ये वाली रो और कॉलम, तो कौन से चार, एक एलिमेंट बच गया मेरा, देखो 4 रह गया, तो मैंने 4 लिख दिया। अब देखिए इस 4 का ये जो 2 है, इस 2 का साइन पैटर्न में साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो मैंने प्लस लगा दिया। वैसे तो प्लस साइन इज़ ऑप्शनल, बट आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। ओके, देखिए इस तरीके से मेरा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। वी हैव टेकन ऑल द कोफैक्टर्स, हमने सारे कोफैक्टर्स ले लिए। नाउ थर्ड स्टेप में क्या होता है, हम लोगों को एक मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिखना होता है। ठीक है, सो वी विल राइट अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो हम लोग कंसिडर करते हैं, लेट P बी ए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ, C11, C12, C21, C22, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, कभी भी जब भी आप कोफैक्टर्स निकालते हैं ना, तो एक सीक्वेंस में फॉलो करिए। जैसे जैसे मैंने निकाला, पहले रो का मैंने सारे रो का निकाल दिया, C11, A11, A12 ऐसे लाइन से निकाला, फिर मैंने सेकेंड रो का निकाला, ऐसे अगर आपके थर्ड रहेंगे तो थर्ड रो के निकालना, फिर सीक्वेंशली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप रैंडमली कहीं से भी निकालोगे तो गलतियाँ हो सकती हैं। अब देखिए C11 क्या है मेरा, 2 है, C12 देखिए -3 है, C21 इज़ -3 अगेन, एंड ये 4 हो गया। तो मुझे क्या मिल गया, एक मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स P मिल गया। देखिए मेरा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। मेरा फोर्थ स्टेप देखिए क्या है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ P। देखिए P टू द पावर T मीन्स T फॉर ट्रांसपोज, सो P टू द पावर T इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज को शो करता है। सो एडजॉइंट ऑफ ए को मैं शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकती हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ P। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ P क्या आएगा, ट्रांसपोज हम सभी को पता है कैसे निकालते हैं। आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लो, जैसे ये मैंने रो है ना, इसको मैं कॉलम में लिखती हूँ, 2 -3 -3 4, ये दोनों रो है। देखिए 2 -3 -3 4, मैं इसको इंटरचेंज करके कॉलम में लिख लेती हूँ। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा ट्रांसपोज ऑफ P, 2 -3 -3 4, ये मुझे मिल गया ट्रांसपोज ऑफ P। ठीक है, सो ट्रांसपोज ऑफ P इज व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ P इज नथिंग बट, ट्रांसपोज ऑफ P इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज करके ट्रांसपोज निकाल लिया। मेरा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया। नाउ द लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है, ए इनवर्स। सो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट, देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है, मुझे ये लिख लेंगे, 2 -3 4 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, -1 था। देखो इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, -1 इंटू दिस मैट्रिक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये 1 अपॉन होल डिवाइडेड बाय -1 है, इसको आप -1/1 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इस माइनस को आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हर एलिमेंट के साथ, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से, तो ये हो जाएगा -2 माइनस इंटू माइनस +3 माइनस इंटू माइनस अगेन +3, 4 इंटू -1 इज़ -4। तो इस तरीके से ये मुझे मिल जाएगा ए इनवर्स। सो ये मेरा फाइनल आंसर इस तरीके से आएगा। सो आई होप आप लोगों को एडजॉइंट मेथड ऑफ ए फाइंडिंग ए इनवर्स आपको समझ में आया रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनवर्स के 3 by 3 ऑर्डर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।